Next question is the purpose of lymph nodes is to trap. हमारी lymph nodes के द्वारा इनमें से किसका ट्रैप किया जाता है, किसे पकड़ा जाता है? जैसे कि इनकम टैक्स की टीम है, आबकारी विभाग की जो टीम होती है, वो भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रैप करती है, भ्रष्ट नेताओं को ट्रैप करती है, जाल बिछाकर पकड़ती है, ताकि उन्हें सिस्टम से बाहर किया जा सके, उनकी गलतियों की सजा दिलाई जा सके। उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं, जो शरीर के अंदर किसी विशेष सब्सटेंस को ट्रैप करने का काम करती है। वो सब्सटेंस कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या वो एंटीजन है, मैक्रोफेजेस है, हार्मोन है, या फिर आरबीसी है? एक्सीलेंट गाइस, आप बिल्कुल सही हैं। ये सब्सटेंस है एंटीजन। हमारे शरीर में जब बाहर से कोई भी चीज आती है तो आप उसे फॉरेन बॉडी या एंटीजन नाम दे सकते हैं। इस एंटीजन के द्वारा हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर किडनी शेप लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। देखिए, इस चीज को समझिएगा। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फ वेसल्स हैं, और इन लिम्फ वेसल्स पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हजारों की संख्या में किडनी के आकार की लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं। ये लिम्फ नोड्स क्या करती हैं? हमारे ब्लड को जब यहाँ से गुजारा जाता है, लिम्फेटिक फ्लूइड को यहाँ से गुजारा जाता है, तब अगर इसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि शरीर के लिए काम का नहीं है, जैसे कि सेल्यूलर डिबेरिस, या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो शरीर में इन्फेक्शन या डिजीज कॉज कर सकता है, यानी पैथोजन है, तो उसे यहाँ आइडेंटिफाई करके ट्रैप कर लेता है, और यहाँ मौजूद मैक्रोफेजेस सेल्स यहाँ पर जाकर इन्हें एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देती हैं, यानी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा इसे खत्म कर दिया जाता है। एक बार फिर से समझिएगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फ वेसल्स हैं, उनमें लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्हें इन लिम्फ नोड्स के द्वारा आइडेंटिफाई करके ट्रैप करके मैक्रोफेजेस की मदद से डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैरेट लाइक रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर्स इज नोन एज। अगर कोई पर्सन किसी और के द्वारा बोले गए शब्दों को हूबहू दोहराता है, तोते की तरह उसकी नकल करता है, तो आप इसे क्या कहेंगे? एनमेशमेंट, इकोप्रेक्सिया, इकोलेलिया, नियोलॉजिज्म? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों को बिना किसी उद्देश्य के बार बार दोहराता है, यानी कॉपी करता है, तोते की तरह रिपीट करता है, तो ये चीज इकोलेलिया के रूप में जानी जाती है। इकोप्रेक्सिया इससे सिमिलर टर्म है। यहाँ पर किसी और के द्वारा की गई फिजिकल एक्टिविटीज की हूबहू कॉपी की जाती है, यानी दूसरों के द्वारा किए गए एक्शन को फिजिकली करके दिखाना इकोप्रेक्सिया है। और इकोलेलिया के अंदर लैंग्वेज यानी शब्दों को बार बार दोहराया जाता है बिना किसी उद्देश्य के। एनमेशमेंट शब्द का मतलब होता है अनक्लियर और नो पर्सनल बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप ऑफ टू पर्सन। दो लोगों के बीच क्या रिलेशनशिप है, इस चीज का क्लियर नहीं होना, और उनके बीच में किसी भी प्रकार की पर्सनल बाउंड्रीज का ना होना एनमेशमेंट टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है। नियोलॉजिज्म शब्द का इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में किया जाता है जब कोई पर्सन अपने द्वारा ही नए शब्दों को बनाए, खोज करे, जिसका मतलब सिर्फ वो समझता है और कोई नहीं, तो ऐसे शब्द, ऐसी कंडीशन को नियोलॉजिज्म कहते हैं। नए शब्दों का आविष्कार करना, न्यू वर्ड इन्वेंट करना नियोलॉजिज्म के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइसॉप्स स्कोर इज यूज्ड फॉर। इनमें से किस कंडीशन के असेसमेंट हेतु बाइसॉप स्कोर यूज किया जाता है? इंडक्शन ऑफ लेबर,
fetal monitoring, progress of labor, fetal well-being. The right answer is option A, induction of labor. आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। बाइसॉप स्कोर को हम सर्विक्स स्कोर के नाम से जानते हैं और इसको प्रोफेसर एमरिटस एंड डॉक्टर एडवर्ड बाइसेप ने अगस्त 1964 में दिया था। बाइसॉप्स स्कोर, जिसे आप सर्विक्स स्कोर के नाम से भी जानते हैं, इसे अगस्त 1964 में 1964 में प्रोफेसर एमरिटस और डॉक्टर एडवर्ड बाइसेप द्वारा दिया गया था। प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम टू प्रिडिक्ट इंडक्शन ऑफ लेबर रिक्वायर्ड और नॉट। बाइसॉप स्कोर की मदद से हम किसी भी वुमेन में जो लेबर है, डिलीवरी है, वो प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगा या हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेडिसिन देनी पड़ेंगी लेबर प्रोसेस को शुरू करवाने के लिए। इस चीज का निर्धारण करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लेबर की शुरुआत अपने आप हो सकती है या नहीं, इस चीज को निर्धारित करता है बाइसॉप्स स्कोर। It contains 5 components checked by nurse manual vaginal examination. बाइसॉप स्कोर के अंदर टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिसे नर्स द्वारा मैनुअली वेजाइनल एग्जामिनेशन करके चेक किया जाता है। कौन कौन से हैं ये कंपोनेंट्स? सर्वाइकल डायलेशन, जो कि सेंटीमीटर्स में होता है, सर्वाइकल एफेसमेंट, जो कि परसेंटेज में होता है, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, फिर सर्वाइकल पोजीशन और फिर फीटल स्टेशन। इस बाइसॉप स्कोर के अंदर मिनिमम स्कोर 0 होता है और मैक्सिमम स्कोर 13 माना जाता है। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which client can best be assigned to the newly licensed practical nurse? इनमें से किसी नई लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स को कौन सा पेशेंट केयर के लिए दिया जा सकता है? द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, ऐसा पेशेंट जिसे कीमोथेरेपी लग रही है। द क्लाइंट पोस्ट कोरोनरी बाईपास जिसमें हुआ है उस पेशेंट को। क्लाइंट विद TURP, जिसमें TURP प्रोसेस हुआ है। क्लाइंट विद डाइवर्टिक्यूलाइटिस, ऐसा क्लाइंट जिसमें डाइवर्टिक्यूलाइटिस हुआ था। नया नया हॉस्पिटल में कोई स्टूडेंट या स्टाफ जब आता है तो आप कोशिश करते हैं कि उसे ऐसे पेशेंट को केयर के लिए दिया जाए जो सबसे सुरक्षित है, सबसे ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना हो तो इस चीज पर फोकस करिएगा। न्यू स्टाफ को या स्टूडेंट स्टाफ को आप हमेशा वो पेशेंट देंगे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी सबसे ज़्यादा सेफ कंडीशन में है। मोस्ट स्टेबल पेशेंट को आप इस नए नर्स को केयर के लिए दे सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर जो डाइवर्टिक्यूलाइटिस वाला पेशेंट है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बाकी की बात की जाए तो कीमोथेरेपी हो या फिर CABG पोस्ट प्रोसीजर के बाद वाला क्लाइंट हो, ऐसे सभी क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस स्टाफ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके अंदर रिस्क बहुत बड़ा होता है, कभी भी इनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। इनके सिम्टम्स को असेस करके क्या इंटरवेंशन करनी है ये एक एक्सपीरियंस स्टाफ ही कर सकता है। तो हमें नए स्टाफ को इन पेशेंट्स को केयर के लिए नहीं देना है। TURP वाला जो पेशेंट है, ट्रांस यूरिथ्रल प्रोस्टेक्टोमी वाला जो पेशेंट है, उसके अंदर क्या है कि इस सर्जरी के बाद ब्लैडर ड्रेनेज चलता रहता है ग्लिसरीन से। तो वहां पर ग्लिसरीन का अमाउंट ब्लड के साथ मिक्स होकर कैसा आ रहा है, कितना है, उस चीज को मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। अदरवाइज क्लाइंट के अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी और स्टाफ सोचेगा जस्ट इट इज अ
ब्लैडर वॉश प्रोसेस, तो वो ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इस चीज़ के लिए हमें एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। सो diverticulitis patient is most stable and it can be assigned to newly licensed practical nurse. Next question is, the ABG value of the patient deteriorates. The nurse should first assess the patient for, अगर किसी पेशेंट की आर्टियल ब्लड गैस रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, यानी उसमें एबनॉर्मलिटी है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट में किस चीज़ का असेसमेंट किया जाना चाहिए? साइनोसिस कंडीशन का, रेस्टलेसनेस एंड मेंटल कंफ्यूजन्स का, नो नीड ऑफ एनी असेसमेंट बिकॉज द पेशेंट इज नॉर्मल, या फिर ब्रेडिकार्डिया का? जैसे ही पेशेंट की आर्टेरियल ब्लड गैस रिपोर्ट एबनॉर्मल आती है, तो पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रेस्टलेसनेस, इन सभी सिम्टम्स को देखा जाता है और हमें इन्हीं का ही असेसमेंट सबसे पहले करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मॉल पेनफुल नोड्स ऑन फिंगर्स एंड टोज called Osler's nodes are seen in which disease condition? इनमें से किस डिजीज कंडीशन के होने पर पर्सन की फिंगर्स और टोस पर, यानी अंगुलियों और अंगूठों पर छोटे छोटे पेनफुल नोड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं? इसे हम ऑस्लर नोड्स के नाम से जानते हैं। क्या ये रूमेटिक अर्थराइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है? क्या ये इन्फेक्टिव कार्डाइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है? क्या ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है? या फिर मायोकार्डाइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। हमारे हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जिसे आप एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं, जो आपके हार्ट की इनर लेयर के साथ साथ वाल्व को भी कवर करती है, इस लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाना, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन आ जाना, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कंडीशन कहलाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी इससे सफरिंग पर्सन की डेथ तक हो सकती है। और इस कंडीशन के होने पर दो नोड्स बनती हैं। पहला हमने आपको बताया ऑस्लर्स नोड, और एक होता है जैनवे लीजन। यानी अगर किसी क्लाइंट के फिंगर्स और टोस के ऊपर ओस्लर नोड्स या जैनवे लीजन बने, तो ये कंडीशन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के होने को बताती है। ऑस्लर्स नोड एंड जैनवे लीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does right upper quadrant pain that develops 48 hours after an overdose of aspirin indicate? अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एस्प्रिन की ओवरडोज ले ली जाए और इस डोज के 48 घंटे बाद उसे राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो, तो इसका मतलब उसमें कौन सी कंडीशन डेवलप हो चुकी है? डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन, लोअर इसोफेजियल अल्सरेशन, biliary colic, liver damage? The right answer is option D, liver damage. ये मान लीजिए आपका पेशेंट है, क्लाइंट है, और इस पेशेंट के एब्डोमेन एरिया में राइट साइड के अंदर अपर क्वाड्रेंट के अंदर लीवर पाया जाता है। पेशेंट के राइट, देखिएगा यहाँ गौर करिएगा, पेशेंट के राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर पाया जाता है, और अगर एस्प्रिन लेने के 48 घंटे बाद इस एरिया में पेन होगा, तो इसका मतलब है क्लाइंट का लीवर इस मेडिसिन के कारण डैमेज हो चुका है। होपफुली अब आप इसे नहीं भूलेंगे। आइए इसके बारे में और पॉइंट्स डिस्कस कर लें।
जब भी कोई पर्सन एस्प्रिन ड्रग की ओवरडोज ले लेता है तो 24 से 48 घंटे बाद यानी 1 से 2 दिन बाद इस पर्सन के राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होना लीवर डैमेज को बताता है। ये इस कंडीशन की सेकंड स्टेज मानी जाती है। पहले 24 घंटे में फर्स्ट स्टेज रहती है और 24 घंटे बाद सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, जो इस हिस्से में पेन को लीवर डैमेज से जोड़ती है। इस स्टेज के अंदर क्लाइंट में हिपैटोमेगाली हो सकता है, यानी लीवर का साइज बढ़ सकता है, बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज मिल सकता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज मिल सकता है, क्लाइंट को ओलिगूरिया हो सकता है, यानी यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे के हिसाब से मिल सकता है, जो कि नॉर्मल से काफी कम है। सैलिसाइलेट जो है उसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग के रूप में जाना जाता है और एस्प्रिन इस ग्रुप की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफी पुरानी मेडिसिन है, जो कि पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सैलिसाइलेट ग्रुप के अंदर डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन तीनों को इंक्लूड किया जाता है। एस्प्रिन हार्ट पेशेंट्स के अंदर प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को कम करने के लिए भी इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following nursing actions is required before giving solid food after anesthesia? एनेस्थीसिया के बाद जब किसी व्यक्ति को सॉलिड फूड दिया जाना शुरू करना हो तो आप इनमें से कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे? ऑप्शंस आर चेक फॉर बाउल साउंड एंड पासिंग प्लेटस। पेशेंट में बाउल साउंड का असेसमेंट किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि उसने गैस पास की है या नहीं। ऑप्शन बी चेक यूरिन आउटपुट। ऑप्शन सी चेक वेट। ऑप्शन डी चेक गैग रिफ्लेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी किसी क्लाइंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, सर्जरी से पहले बेहोश किया जाता है, तो इस एनेस्थीसिया के इफेक्ट के कारण पर्सन बेहोश हो जाता है और उसके अंदर मौजूद गैग रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो जाता है। गैग रिफ्लेक्स हमारी बॉडी का वह प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार के सब्सटेंस को, चाहे वो फूड हो, वाटर हो या कोई और फॉरेन पार्टिकल हो, उसकी एंट्री को प्रोहिबिट करता है। गैग रिफ्लेक्स जब एब्सेंट हो तो अगर आप कोई भी चीज खाएंगे या पिएंगे तो मिस्टेकनली ये आपके ईसोफेगस की बजाय ट्रैकिया में एंट्री ले सकती है और ट्रैकिया से ये लंग्स में पहुंचकर एस्पायरेशन कर सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, जिससे पेशेंट में रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इवन डेथ तक हो सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट को आपने एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद जब क्लाइंट वापस होश में आ रहा है, तो कुछ भी खाने या पीने के लिए देने से पहले उसमें इस चीज का आपको असेसमेंट करना चाहिए कि उसमें गैग रिफ्लेक्स मौजूद है या नहीं। गैग रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट के माउथ में किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करके फेरिंक्स के पोस्टीरियर हिस्से के अंदर स्टिमुलेशन देंगे। अगर पेशेंट एक रिफ्लेक्स शो करता है जिसके द्वारा इस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ धकेला जाता है, तो इसका मतलब है पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स वापस आ चुके हैं। अब आप इसे लिक्विड कंटेंट से शुरुआत कर सकते हैं फीड देने की, यानी सबसे पहले आप उसे क्लियर पानी पिलाइए। उसके बाद देखिए पर्सन ने इजीली इसे इनटेक कर लिया है। उसके बाद में आप करेंगे, जब पर्सन पानी पीने लग जाए तो फिर आप उसके बाउल और ब्लैडर बाउल साउंड का असेसमेंट करेंगे। बाउल साउंड के असेसमेंट के लिए पेशेंट के स्टमक वाले एरिया के अंदर आप स्टेथोस्कोप रखकर वहां मौजूद साउंड का असेसमेंट करेंगे। अगर पेशेंट के स्टमक और इंटेस्टाइन में साउंड आने लग जाए तो इसका मतलब है कि अब आप उसे सॉलिड फूड दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, एनेस्थीसिया देने के बाद गैग रिफ्लेक्स जब वापस आ जाएं तब लिक्विड दें सबसे पहले, और जब पेशेंट के बाउल और इंटेस्टाइन के अंदर साउंड आने लग जाए तो इसका मतलब है कि अब आप उसे सॉलिड फूड दे सकते हैं। बाउल साउंड आने के साथ ही अगर पर्सन गैस पास कर दे यानी फ्लैटस पास कर दे तो भी आप उसे सॉलिड फूड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Thrombophlebitis is a common complication following vascular surgery. Which of the following sign indicates possible thrombus formation? अगर किसी क्लाइंट को वैस्कुलर सर्जरी हुई और उसके बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन हो जाए तो उसमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा? कर्निंग साइन, कुलेन साइन, होमान साइन, ब्रुजिन्स्की साइन। यहाँ पर कर्निंग साइन और ब्रुजिन्स्की साइन ये दोनों ही मेनिंजाइटिस कंडीशन के होने पर देखने को मिलते हैं। कुलेन साइन पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन से संबंधित है। ऑप्शन सी के अंदर बताया गया होमान साइन जो है ये आपके थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन में देखने को मिलेगा, या यूं कह सकते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन के होने पर होमान साइन देखने को मिलता है। इस टेस्ट को, इस साइन को चेक करने के लिए पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन में लेटाकर हिप वाले एरिया से लोअर लेग को फ्लेक्स करेंगे और उसके बाद नी एरिया से लेग को 90 डिग्री एरिया पर फ्लेक्स करेंगे। इसके बाद पेशेंट के फुट वाले हिस्से को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। ऐसा करने से यदि क्लाइंट को काफ मसल्स में पेन हो तो ये कंडीशन होमान साइन के रूप में मानी जाती है। मान लीजिए ये आपके पेशेंट का पैर है, ये सुपाइन पोजीशन के अंदर इस तरह से लेटा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस पेशेंट के फुट को यानी फीट वाले एरिया को अपने हाथ से पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ा, यानी कि डॉर्सीफ्लेक्स किया। जैसे ही आपने इस पंजे को पीछे की तरफ मोड़ा, डॉर्सीफ्लेक्स किया, पेशेंट चिल्लाया कि मुझे इस जगह पर दर्द हो रहा है, काफ मसल्स में पेन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि क्लाइंट की डीपली सिचुएटेड ब्लड वेसल के अंदर कहीं ना कहीं कोई क्लॉट मौजूद है, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन है, या यूं कहें कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन मौजूद है। और याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या डीवीटी जैसी कंडीशन होती है तो आप इस टेस्ट को परफॉर्म करने से बचते हैं या बार-बार परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट को करने के बाद क्लाइंट का ये जो क्लॉट है यहाँ डीप ब्लड वेसल से निकल कर सर्कुलेशन में आ जाता है और लंग्स तक जाकर वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, जिससे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण क्लाइंट की जान तक जा सकती है। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल इज। किसी क्लाइंट में ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मली कितना होता है? 50 टू 75 mg पर डीएल, 30 टू 35 mg पर डीएल, 8.6 टू 10.1 mg पर डीएल, 3 टू 5 mg पर डीएल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किसी भी क्लाइंट में नॉर्मल कैल्शियम लेवल 8.5 से 10.5 mg पर डीएल के बीच माना जाता है। अगर किसी क्लाइंट में इससे कम कैल्शियम लेवल हो तो ये कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया कहलाती है, और हाइपोकैल्सीमिया होने पर टिटेनी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, और प्रोसेसो और चॉस्टिक साइन इस कंडीशन में पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a failure in lymphatic system to return body fluid adequately result in। अगर हमारा lymphatic सिस्टम बॉडी फ्लूइड्स को रिटर्न नहीं कर पाता, आगे वापस नहीं पहुंचा पाता, तो इससे कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड लेग, हाथ पांव में सूजन आ जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड, चेहरे और हाथों में सूजन होगी। एडिमा इन स्प्लीन, स्प्लीन में एडिमा हो जाएगी। या फिर स्वेलिंग इन द टिश्यू एज एडिमा, टिश्यूज के अंदर स्वेलिंग होगी जिसे आप एडिमा कह सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के काम ना करने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर।
अगर हमारी बॉडी में पाया जाने वाला लिम्फेटिक सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो हमारे स्प्लीन के अंदर एडिमा हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। आइए कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है, क्योंकि जब हमारी आरबीसी अपना जीवन काल जो कि अडल्ट में 120 दिनों का होता है, उसे पूरा करके स्प्लीन में पहुंचती है, तो वहां पर ये डीनेचर कर दी जाती है, तोड़ दी जाती है और वहीं पर इसका पास हो जाता है। स्प्लीन की बात की जाए तो ये अपने लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में अंडर द रिब्स पाया जाता है। हमारी बॉडी में स्प्लीन के दो बड़े फंक्शन हैं, एक तो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना, और हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें डिजीज कर सकता है, तो उसको किल करना। यानी कि हमारी इम्यूनिटी को भी मेंटेन कर रहा है और आरबीसी के ग्रेवयार्ड के रूप में भी स्प्लीन काम कर रहा है। हमारी बॉडी में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल में लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर लिम्फ फ्लूइड फ्लो होता है, इसमें लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं, और इनके द्वारा हमारी बॉडी में आए जितने भी पैथोजेंस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके, ट्रैप करके किल करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an infant has been found to be human immunodeficiency virus positive. When teaching the infant's mother, which action should the nurse instruct the mother to take? अगर किसी बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव पाया गया, तो इस बच्चे की मदर को कौन सा इंस्ट्रक्शन इस बच्चे की केयर से रिलेटेड आप देना चाहेंगे? ऑप्शन वन, check the anterior fontanelle for bulging and the sutures for widening each day. आप इस बच्चे के एंटीरियर फंटैनल को हर रोज चेक करेंगे, उसके बल्जिंग तो नहीं इस चीज को देखेंगे, साथ ही साथ इस इन सूचरों में वाइडनिंग तो नहीं हो रही, ये सूचर बड़ा तो नहीं हो रहा, इस चीज को देखेंगे। या फिर feed the infant in upright position with the head and chest tilted slightly back to avoid aspiration. आप इस बच्चे को अपराइट पोजीशन में बैठाकर फीडिंग करवाएंगे ताकि इसके अंदर एस्पायरेशन जैसी कंडीशन ना हो। ऑप्शन थ्री, प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर टू द infant एंड चेंज द infant's डायपर आफ्टर ईच voiding और स्टूल। आप इस बच्चे को हर बार स्टूल पास करने के बाद स्किन केयर देंगे, मेटिकुलस स्किन केयर देंगे। ऑप्शन फोर, feed the infant with special nipple and burp the infant in frequently to decrease the tendency to swallow air. आप इस बच्चे को स्पेशल निपल से फीडिंग करवाएंगे और बीच बीच में स्टमक में गई एयर को बाहर निकलने का मौका देंगे। एचआईवी पॉजिटिव बच्चे की मां को इन चारों में से कौन सी केयर करने के लिए आप सजेस्ट करेंगे? देखिएगा, किसी भी बच्चे के एंटीरियर फंटैनल के अंदर बल्जिंग अगर होती है, तो ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने को, हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन के होने को बताता है, लेकिन ये एचआईवी डिजीज से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपका पूरा फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि बच्चा एचआईवी पॉजिटिव है और उससे संबंधित क्या किया जा सकता है, इस चीज का आपको आंसर देना है। ऑप्शन फोर के अंदर कहा गया है कि हम इस बच्चे को स्पेशल निपल से फीडिंग कराएंगे और बर्प इन बिटवीन मील करेंगे ताकि उसके अंदर एयर स्वेलोविंग की जो फ्रीक्वेंसी है, टेंडेंसी है, वो कम हो जाए। ये बात सही है, लेकिन एचआईवी से संबंधित नहीं है, तो हम इसे सही नहीं मानेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि बच्चे को सीधा बैठाकर फीडिंग करवाएंगे ताकि उसमें रिस्क ऑफ एस्पायरेशन कम हो जाए। ये बात सही है, लेकिन एचआईवी से संबंधित नहीं है, इसलिए हम इसे सही नहीं मान सकते। फाइनली आपके पास राइट आंसर बचता है ऑप्शन नंबर थ्री। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एचआईवी वायरस से इंफेक्शन होने के बाद अगर हमारी सेल्यूलर इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये कंडीशन एड्स कहलाता है। एचआईवी वायरस के इंफेक्शन के बाद
अगर CD4 सेल काउंट 200 सेल से कम हो जाता है तो ये कंडीशन एड्स कहलाती है। और एड्स होने पर हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो इतना कमजोर हो जाता है कि हमारी बॉडी में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इम्यूनिटी के कमजोर होने से व्यक्ति को दूसरे इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे उसकी डेथ होती है। यहाँ पर बच्चे ने जब भी यूरिन पास किया या स्टूल पास किया, तो हम इस बच्चे को डायपर चेंज करवाएंगे और उसकी स्किन को अच्छी तरह से साफ करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे और उसे इन्फेक्शन से बचाएंगे। क्योंकि अगर हमने ये चीज नहीं की, डायपर समय से चेंज नहीं किया, स्किन केयर प्रॉपर नहीं दी, तो इस बच्चे को कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि इसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इस इन्फेक्शन से उसकी जान तक जा सकती है। इसलिए हम मदर को ये सिखाएंगे कि बच्चे को HIV इन्फेक्शन है या हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इसमें इन्फेक्शन के खतरे को ध्यान रखना है, इन्फेक्शन से इस बच्चे को बचाना है। एक चीज आप चाहें तो और नोट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई मदर HIV पॉजिटिव है, इस बच्चे ने इस मदर HIV पॉजिटिव है, इस मदर ने न्यूबॉर्न बेबी को जन्म दिया, तो 18 महीने तक, अगर 18 महीने तक आप HIV का टेस्ट इस बच्चे में करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि इस बच्चे के अंदर मदर के एंटीबॉडीज पाए जा सकते हैं। किसी भी न्यूबॉर्न बेबी में जिसकी मदर HIV पॉजिटिव थी, उसमें अगर 1.5 साल तक आप HIV का टेस्ट करवाते हैं तो वो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि इस बच्चे में मदर की बॉडी से आए एंटीबॉडीज मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, route of administration of rota vaccine is। रोटा वैक्सीन को आप किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? ओरल, IM, IV, सबक्यूटेनियस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओरल रूट से। बच्चों में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज रोटा वायरस को माना जाता है, और इस रोटा वायरस से प्रिवेंशन के लिए रोटा वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। इस वैक्सीन को हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और इसकी डोज होती है 5 ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट रिलायबल वे टू असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ अ पेशेंट इज। अगर किसी पर्सन में रेस्पिरेटरी स्टेटस का असेसमेंट करना हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे रिलायबल यानी सबसे भरोसेमंद मेथड कौन सा माना जाएगा? ऑब्जर्व द चेस्ट राइजिंग एंड फॉलिंग। आप पेशेंट के चेस्ट को ऊपर उठते हुए और नीचे गिरते हुए देखेंगे इस तरह से, या फिर लिसन एंड फील एयर मूवमेंट। आप एयर मूवमेंट को सुनेंगे और महसूस करेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ स्क्लेरा। क्लाइंट की जो आइस की स्क्लेरा पार्ट है उसके कलर का असेसमेंट करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट रिलायबल मेथड की बात की जा रही है, सावधानी से आंसर चुनिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगर मान लीजिए आपके सामने पेशेंट है और इसमें आपको रेस्पिरेशन सही चल रहा है या नहीं, इस चीज का पता करना हो, तो सबसे बेस्ट मेथड है, आप अपने ईयर को इस क्लाइंट की नोज के पास लेकर जाएंगे और रेस्पिरेटरी साउंड को सुनेंगे, या फिर आप अपने हैंड पर इस क्लाइंट के नॉस्ट्रिल द्वारा निकाली जा रही एयर को फील करेंगे। लिसन एंड फील, ये मेथड सबसे भरोसेमंद मेथड्स माने जाते हैं रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेजर करने के लिए। अब मान लीजिए आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर उसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो इस सिचुएशन के अंदर आप कार्डियक मॉनिटर पर रेस्पिरेशन को चेक करेंगे या फिर स्टेथोस्कोप की मदद से रेस्पिरेटरी स्टेटस का असेसमेंट करेंगे। ये दोनों कंडीशंस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is teaching a parenting class. What should the nurse suggest about managing the behavior of young school age child?
आप एज अ नर्स किसी पेरेंटिंग क्लास को टीच कर रहे हैं, यानी बच्चे की परवरिश कैसे की जाए, ऐसा बच्चों के पेरेंट्स को सिखा रहे हैं। उस दौरान आप किसी पेरेंट को क्या सजेशन देंगे जो कि यंग स्कूल एज चाइल्ड के बिहेवियर को मैनेज करना पूछ रहा है, यानी यंग स्कूल एज चाइल्ड के बिहेवियर को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चंस। इस उम्र के बच्चों के आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे। ऑप्शन टू, गिव द चाइल्ड अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आप इस बच्चे से क्या उम्मीद रखते हैं, ये उसे लिख कर दें। ऑप्शन थ्री, बी कंसिस्टेंट अबाउट एस्टेब्लिश्ड रूल्स। आपने जिस चीज के लिए जो रूल बना दिया है उसको उसको वैसा ही रखेंगे और बच्चे को लगातार इसे फॉलो करने के लिए सिखाएंगे। अलाउ द चाइल्ड टू प्लान द डेज एक्टिविटीज। आप बच्चे को अपने दिन की सभी एक्टिविटीज प्लान करने के लिए स्वतंत्र कर देंगे। अगर आप ऑप्शन नंबर वन की बात करते हैं कि यंग स्कूल एज चिल्ड्रन के क्वेश्चंस को आंसर नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। आपको बच्चों द्वारा पूछे जा रहे सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, लेकिन आंसर जजमेंटल नहीं होने चाहिए। उनको रैशनल के साथ चीज़ों को समझाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की, कि हम बच्चे को उसके दिन की सभी एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए अलाउ करेंगे, जो कि इस एज के बच्चों के लिए सही नहीं होगा। इस एज के बच्चे टाइम फ्रेम के बारे में नहीं जानते हैं। आप अगर उन्हें पूरे रूटीन टास्क प्लान करने के लिए देंगे तो वो उसे मैनेज नहीं कर सकते। इस यंग स्कूल एज के बच्चे यानी 6 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, इन्हें आप हेल्प करें ताकि वो अपने पूरे दिन के रूटीन को, अपने सभी टास्क को अच्छे से और समय पर पूरा कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, गिव द चाइल्ड लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। 6 से 12 साल तक के बच्चों को ये बताना कि हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, आपको ऐसे ऐसे रहना है, लाइफ में ये करना है, ये सब बहुत ही अ, सही नहीं है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस को सही तरीके से समझ नहीं सकते। आपको अगर बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए तब आप उससे अपनी क्या अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें समझा सकते हैं। लेकिन स्कूल एज चाइल्ड इस चीज को इतना बेहतर तरीके से नहीं समझेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। फाइनली आपके पास राइट आंसर बच जाता है, जो कि है ऑप्शन थ्री, बी कंसिस्टेंट अबाउट एस्टेब्लिश्ड रूल। आपने घर में, स्कूल में या बाहर के लिए जो भी रूल्स बनाए हैं, उसे बार बार दोहराते रहना चाहिए और बच्चों को इसी पर स्टिक रहना सिखाना चाहिए, क्योंकि इस उम्र के जो एक्सक्यूज मी, इस उम्र के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 12 साल है, इनमें शॉर्ट अटेंशन स्पैन और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी देखने को मिलता है। यानी ये ज़्यादा समय तक किसी एक चीज़ को याद नहीं रख पाते, एक चीज़ पर फ़ोकस्ड नहीं रह पाते। इनमें थोड़ा-सा भी कोई दूसरी चीज़ दिखती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि जो भी आपने लिमिट सेट की है, उसे बार-बार दोहराते रहें ताकि वो बच्चे को याद हो जाए और बच्चा उसी तरह से फिर आगे बिहेव करे। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं और मोबाइल में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया तो तुरंत आपने किताब से ध्यान हटाकर व्हाट्सएप पर ध्यान दिया, तो ये डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है। अगर आप सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब आप पढ़ाई करें तो इस तरह के सभी डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईसीडी ट्यूब इज अटैच्ड टू। आईसीडी ट्यूब इनमें से किस जगह अटैच की जाती है? ओपन ड्रेनेज से, क्लोज ड्रेनेज से, नेगेटिव सक्शन प्रेशर से या वाटर सील चैम्बर से? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाटर सील चैम्बर से। आइए इसके बारे में जान लें। आईसीडी इसका फुल फॉर्म होता है इंटर कोस्टल ड्रेनेज ट्यूब। इंटर कोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, कोस्टल शब्द जो है रिप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसी कोई ट्यूब जो कि
रिब्स के बीच में इंसर्ट की जाती हो, ऐसी कोई ट्यूब जो आपकी पसलियों के बीच से इंसर्ट की जाती है फॉर ड्रेनेज पर्पस, यानी अंदर कोई पस, फ्लूइड, एयर आदि एक्यूमुलेटेड है और उसे अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो इस आईसीडी ट्यूब या इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब को आप चेस्ट एरिया में लगाते हैं, इसलिए आप इसे चेस्ट ट्यूब भी कह सकते हैं या फिर थोरेसिक कैथेटर भी कह सकते हैं। पर्पस की बात की जाए तो आईसीडी ट्यूब इज इंसर्टेड बाय चेस्ट वॉल टू ड्रेन फ्लूइड, ब्लड, पस, एयर फ्रॉम चेस्ट। अगर किसी भी क्लाइंट के चेस्ट एरिया के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर एब्नॉर्मल रूप से फ्लूइड, ब्लड, पस और एयर का एक्यूमुलेशन हो जाए तो इसे वहां से बाहर निकालने के लिए आईसीडी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन। Next question is, clinical manifestations of anemia include except। इनमें से एनीमिया कंडीशन के अंदर कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलती? हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाना, फैटीग, हाइपर एक्टिविटी, लैसीट्यूड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपर एक्टिविटी। अगर आप किसी एनीमिया वाले पेशेंट को देखेंगे तो उसके अंदर हमेशा आपको एक्टिविटी डिक्रीज दिखेगी, यानी वो हमेशा आपको थका थका सा नजर आएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। अगर किसी क्लाइंट के अंदर ब्लड सेल्स यानी आरबीसी की संख्या नॉर्मल से कम हो जाए, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल भी कम होगा और पर्सन में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, जिससे शरीर की आवश्यकता के अनुसार एनर्जी नहीं बन पाएगी और पर्सन हमेशा कमजोर महसूस करेगा, मसल टोन कम रहेगी, थकान महसूस करेगा, पल्स उसमें हमेशा बड़ी मिलेगी, रैपिड ब्रीथिंग उसमें देखने को मिलेगी और उसकी स्किन का कलर पेल होगा, यानी कि कलर डल होगा, व्हाइटिश सी उसकी स्किन आपको नजर आएगी। ये सभी चीजें एनीमिया को बताती हैं। आपकी जो आरबीसी सेल होती है, यहाँ पर डायग्राम देखिएगा, दिस इज योर आरबीसी सेल एंड अपॉन देम एचपी मॉलिक्यूल इज फाउंड, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज फाउंड एंड दिस हीमोग्लोबिन contain iron and this hemoglobin molecule transports the oxygen. Each hemoglobin molecules connect four oxygen atoms with them and transport towards the lung to tissue and tissue to again lung side। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो मेल के अंदर 14 से 16 हीमोग्लोबिन का होना नॉर्मल माना जाता है, जबकि फीमेल के अंदर 12 से 14 के बीच में नॉर्मल हीमोग्लोबिन माना जाता है।